देखिए, आज का हमारा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य। और वास्तव में इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। जो पहले चैप्टर हमने पढ़े हैं उनसे कंपैरिजन करके हम इसको पढ़ें तो हमें दोनों चीज़ों के बारे में एक तो डिफरेंस पता चलेगा, साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि भाई वहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और उसके कंपैरिबल यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकत्व की। छोटे छोटे पॉइंट है इसमें, चुंबकत्व, और दूसरा आपका पॉइंट आएगा चुंबक। चुंबक को आप लगभग पहली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि चुंबकत्व को भी पढ़ते आ रहे हैं। चुंबकत्व का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये एक पदार्थ है मान लीजिए, और ये पदार्थ आयरन, निकेल या कोबाल्ट। आयरन का मतलब हो गया Fe, Ni और Cu। आयरन, निकेल और कोबाल्ट। मान लीजिए ये कोई हमारे पास पदार्थ है और ये आयरन, निकेल और कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब इसके अंदर एक ऐसा गुण है, एक ऐसी इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि ये आयरन, निकेल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। तो इस पदार्थ को तो कहोगे चुंबक, यानी ये पदार्थ तो क्या बोला जाएगा, चुंबक बोला जाएगा। यानी ऐसा कोई भी पदार्थ जो आयरन को, निकेल को और कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, उस पदार्थ को तो चुंबक कहते हैं। और इस पदार्थ का ये जो गुण है, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उस गुण को कहते हैं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। दोनों बातें क्लियर। जब बात चुंबक की आती है तो चुंबक दो तरीके की होती है, एक प्राकृतिक नेचुरल मैग्नेट और दूसरी आर्टिफिशियल कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब है जो नेचर से हमें मिली हो। वास्तव में जो चुंबक की खोज हुई तो कुछ पहाड़ इस तरह के थे जिसमें आयरन, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का नेचर था। मान लीजिए कोई लोहे की चीज किसी के पास रही होगी और वो अट्रैक्ट होने लगी उधर, तो वो एक रिसर्च का पॉइंट बना वहां पर, ठीक है ना। बाद में चल के तुम्हें बताइए कि भाई अब क्या चल रहा है। तो दूसरी बात, तो वो नेचुरल मैग्नेट होती है, और वो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा आयरन के जो अयस्क होते हैं ना, एक हेमेटाइट होता है, एक मैग्नेटाइट होता है। तो जो मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, इसको कहते हैं हम प्राकृतिक चुंबक। अगर तुमसे कभी कोई पूछ ले कि बताइए प्राकृतिक चुंबक क्या है, तो आप इसका नाम लिख दोगे, और इसका रासायनिक सूत्र पूछे तो रासायनिक सूत्र लिख दोगे Fe3O4। अब बात आती है कृत्रिम चुंबक की। तो जितनी भी मैग्नेट तुम मार्केट में देखते हो, जैसे छड़ चुंबक, हॉर्सू मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट को कहते हैं घुड़नाल चुंबक, घोड़े की नाल की तरह की होती है, तो घुड़नाल चुंबक। चुंबकीय सुई, कंपास जिसको बोलते हो, कंपास होती है ना, वो खुद एक चुंबक है। हालांकि देखिए कंपास का और क्या रोल है वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन कंपास भी यानी चुंबकीय सुई। अब चुंबकीय सुई भी दो तरह की होती है, एक वर्टिकल प्लेन में रोटेट करती है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है, लेकिन दोनों को ही आप चुंबकीय सुई करके समझ सकते हो। तो छड़ चुंबक हो गई, घुड़नाल चुंबक हो गई, चुंबकीय सुई हो गई, और भी जितनी भी मैग्नेट आप देखो वो सब कैसी है, आर्टिफिशियल है। वो मानव के द्वारा निर्मित है, उन्हें जैसी जरूरत पड़ी ऐसी शेप में बना लिया गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई चुंबक हो गई। अब चुंबक की कुछ प्रॉपर्टीज की बात की जाती है कि चुंबक के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, उनके गुण क्या है। तो चुंबक के गुणों के बारे में बात करते हैं। आप पहली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहली जो बात चुंबक के बारे में आप लोगों ने पढ़ी वो तो सिंपल सी, वो मैंने मैग्नेटिज्म में ही आपको पढ़ा दी कि भाई किसी भी पदार्थ के अंदर या चुंबक के अंदर आयरन, निकेल और कोबाल्ट
को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया कि ये आयरन, निकिल, कोबाल्ट आदि को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, मान लीजिए आपने एक चुंबक ले रखी है, ये आपके पास एक चुंबक है, मान लो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का मतलब छड़ चुंबक है, और आप इस छड़ चुंबक को बीच में से बांध करके लटका देते हो। तो जब हम इस चुंबक को बीच में से बांध करके लटका देंगे तो यह हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकेगी। नॉर्थ और साउथ का मतलब है इसका एक सिरा नॉर्थ की तरफ होगा और एक सिरा साउथ की तरफ होगा। जो सिरा इसका नॉर्थ की तरफ होगा उसको इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और जो सिरा इसका साउथ की तरफ होगा उसको इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकती है, और उसके अंदर जो नॉर्थ की तरफ रुक रहा है वो नॉर्थ पोल है और जो साउथ की तरफ रुक रहा है वो साउथ पोल है। तो यहां से हमें एक और पॉइंट पता चल गया कि भाई कोई भी चुंबक होगी उसके दो ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। कभी भी चुंबक का, यहीं से अगला पॉइंट और आप समझ सकते हो उसको, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चुंबक का कभी भी अकेला ध्रुव नहीं होता। यानी आप बीच में से इसे चुंबक को काटते हैं ऐसे करके, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई साउथ अलग हो गया और नॉर्थ अलग हो गया, बल्कि सिचुएशन क्या हो जाएगी, अब ये जो इधर वाला पीस आएगा इसका ये पोल तो मानो साउथ था, और इधर वाले जो पीस था उसका ये वाला पोल नॉर्थ था। तो अब नॉर्थ के साथ ये इधर साउथ बन गया, इस साउथ के साथ इधर नॉर्थ बन गया। और भी आप चाहें कि बीच में से ऐसे करके फिर से काटने लगे, फिर से काटोगे तो फिर से वही सिचुएशन होगी, ये वाला जो पीस आएगा इस पीस का ये साउथ है तो इधर का नॉर्थ बन जाएगा, और ये वाला जो पीस आएगा ये अगर नॉर्थ है तो इधर वाला साउथ बन जाएगा। और भी छोटे करते चले जाएं तो वही क्रम जारी रहेगा। कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि एक चुंबक को तोड़ते हुए हम चले जाएं, और तोड़ते हुए भी कितना छोटा, आप उसको एटम जैसा ले आओ तोड़ करके, यानी आप उसको पीस दें और पीस करके एक एटम जैसा ले आए, उसके अंदर भी नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा। यानी मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी चुंबक का अकेला जो ध्रुव होता है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब अब आप अच्छी तरह से समझ गए कि चुंबक का नाम जैसे ही आ गया उसके अंदर नॉर्थ पोल भी होगा और उसके अंदर साउथ पोल भी होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी चुंबक हो या फिर वो कितनी भी छोटी चुंबक हो। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें। जिस तरह से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा, आवेश वाले चैप्टर में पढ़ा कि अगर आवेश आप ले रहे हो और दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, दोनों का चार्ज मान लो प्लस प्लस है या फिर दोनों पर जो आवेश है वो माइनस माइनस है, एक तो ये सिचुएशन आपने पढ़ी थी, दूसरी विपरीत प्रकार, एक प्लस और दूसरा माइनस, दूसरी सिचुएशन आपने ये पढ़ी। तो समान प्रकार के जब आवेश होते थे, दोनों या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो वो एक दूसरे को रिपल करते थे, यानी उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर विपरीत प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करता है। तो जिस तरह से आपने पहले चैप्टर में आवेशों के बारे में ये प्रॉपर्टी पढ़ी, सेम प्रॉपर्टी हमारी इसमें होती है, चुंबकों में होती है। अगर हम दो चुंबक ले रहे हैं, ये नॉर्थ साउथ और ये दूसरी चुंबक है, ये मान लीजिए नॉर्थ और साउथ, तो अगर आप दो चुंबकों के, मान लीजिए आप इस तरीके से दो चुंबक ले रहे हो और दो चुंबक के समान प्रकार के पोल लेकर के आओगे, समान प्रकार के पोल का मतलब नॉर्थ नॉर्थ पास लेकर के आओ या साउथ साउथ पास लेकर के आओ, तो वो आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे जैसे कि आवेश करते हैं। और अगर विपरीत प्रकार के पोल लेकर के आते हो, एक का पॉजिटिव या एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ, तो फिर वो आकर्षित करेंगे। तो कुल मिलाकर के जैसा आवेश में पढ़ा उसी तरीके से आप कह सकते हो कि समान प्रकार के ध्रुव, अगर ध्रुव आपके समान है, समान ध्रुवों के बीच में कैसा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण, और विपरीत है, अगर विपरीत ध्रुव है तो उनके बीच में काम करेगा आकर्षण।
और ये चीज आप जानते हो, इस तरह छोटे बच्चे होते हैं तो वो खेलते भी हैं मैग्नेटों से, इसी तरह से चुंबक ले लेंगे और या तो अट्रैक्ट कराएंगे या रिपल कराएंगे, इस तरीके से। ठीक है। एक चीज और, यहां पर जो एक वर्ड आता है उसको कहते हैं ध्रुव प्राबल्य। आजकल की भाषा में ध्रुव प्राबल्य को मैग्नेटिक चार्ज भी कह देते हैं, चुंबकीय आवेश। और वास्तव में जैसे हम एक अकेला आवेश लेते हैं ना, वो उसी तरीके से काम करता है। और ध्रुव प्राबल्य है क्या चीज, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए आपने एक मैग्नेट ली, बात कर रहे हैं हम किसकी, ध्रुव प्राबल्य। अंग्रेजी में कहते हैं इसको पोल स्ट्रेंथ। आप अंग्रेजी से थोड़ा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे अभी। पोल स्ट्रेंथ यानी चुंबक के जो पोल होते हैं उसकी स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके अंदर किसी भी चीज को आकर्षित करने की क्षमता है। किसी भी चीज से मतलब कोबाल्ट, निकेल और आयरन, तो वो जो क्षमता है उसको कह रहे हैं हम पोल स्ट्रेंथ। अगर आप अलग अलग मैग्नेट लोगे तो सभी मैग्नेटों की ध्रुव प्राबल्य एक जैसी नहीं होती है। ऐसे नहीं है कि एक मैग्नेट किसी आयरन को जितनी स्पीड से या जितने बल लगा करके खींच रही है, दूसरी मैग्नेट भी उतना ही बल लगा करके खींच, वो अलग अलग होता है। लेकिन एक मैग्नेट के दोनों पोलों की जो ध्रुव प्राबल्य होती है वो सेम होती है। अगर आप एक मैग्नेट लेकर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक मैग्नेट ले ली नॉर्थ और ये साउथ, तो जितनी स्ट्रेंथ इस वाले पोल की होगी उतनी ही स्ट्रेंथ इस वाले पोल की। इसका मतलब अगर मैं यहां पर ध्रुव, ये थोड़े एक चीज और बता दें यहीं पे, चलिए उसको अगले पॉइंट में बताएंगे। तो ध्रुव प्राबल्य को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी एक चुंबक के लिए दोनों ध्रुव पे, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर वो साउथ पोल हो, जो पोल स्ट्रेंथ आप प्रदर्शित करोगे वो सेम करोगे, m और उधर भी m। यानी किसी भी चीज को इनके अंदर आकर्षित या फिर किसी दूसरी मैग्नेट को कर रहे हैं तो प्रतिकर्षित, क्योंकि देखिए प्रतिकर्षण बल जो लगेगा वो दो चुंबकों के बीच में लग सकता है, जबकि आकर्षण बल चुंबक के साथ भी लग सकता है और अलग से आयरन लेकर के आओगे, निकेल लेकर के आओगे, कोबाल्ट लेकर के आओगे तो उसमें भी लग सकता है। ठीक है ना, ये डिफरेंस रखना है हमें। इसमें एक पॉइंट आएगा उस पर भी डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर किसी चुंबकीय पदार्थ की बात की जा रही है तो वो हमेशा आकर्षित होगा, लेकिन दो चुंबकों के बीच में आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्रुव प्राबल्य अगर एक चुंबक के लिए ले रहे हैं तो इसको सेम कहेंगे। और आजकल की भाषा में इसी को कहते हैं चुंबकीय आवेश। वास्तव में ये ध्रुव प्राबल्य फॉर्मूलों में जितने भी हम फॉर्मूले पढ़ेंगे उसमें उसी प्रकार से काम करती है जिस तरीके से ये आपका आवेश पहले चैप्टर में काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जिस तरह से ये आवेश काम करता है उसी तरह से चुंबकत्व में ध्रुव प्राबल्य काम करेगी। और जितने भी फॉर्मूले आएंगे आप समझ जाओगे कि हाँ बिल्कुल सही है, उसी की तरह उसी के कंपेरेबल ये काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम चौथा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद समान प्रकार वाली बात हो गई, ध्रुव प्राबल्य वाली बात हो गई, लेकिन दो मैग्नेट अलग अलग लोगे तो ध्रुव प्राबल्य आप अलग अलग दिखाओगे। ठीक है, एक ही मैग्नेट के दोनों पोलों की ध्रुव प्राबल्य को सेम दिखाएंगे। अब थोड़ा सा आगे देखिए, एक पॉइंट आता है, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी मैग्नेटिज्म होने का जो निश्चित टेस्ट है वो रिपल्शन है। अब कैसे है इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये कभी कभी कई बार एग्जाम में भी पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन कि बताइए किसी पदार्थ के मैग्नेट होने या न होने का टेस्ट जो हो सकता है वो कैसे हो सकता है, आकर्षण से, प्रतिकर्षण से, दोनों से या किसी से भी नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए। तो उसमें प्रतिकर्षण श्योर टेस्ट होता है। उसका कैसे होता है ये बात मैं आपको क्लियर करता हूं। सपोज करिए आपके पास ये दो पीस है, ठीक है, ये आपके पास दो पीस है। मान लीजिए इनमें से तुम्हें ये पता है कि ये मैग्नेट है और इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, शेप मैग्नेट की सी दे दी है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये मैग्नेट है या फिर कोई आयरन भी हो सकता है। अब क्या करोगे आप? अब आप इसके एक पोल को इधर लेके जाओगे, मान लो अट्रैक्ट हो गया, लेकिन जब अट्रैक्ट हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मैग्नेट है।
क्योंकि अट्रैक्ट तो ये मैग्नेट होता तब भी इस मैग्नेट के साथ हो सकता था, और ये आयरन पीस होता तब भी ये इसके साथ अट्रैक्ट हो सकता था। यानी अट्रैक्शन से, आकर्षण से आप ये क्लियर नहीं कर पाए कि ये जो दिया गया पीस था ये आयरन था या फिर एक चुंबक था। क्यों? क्योंकि आकर्षित तो ये चुंबक होता। मान लो आप इसके पोल, जिस पोल को लेके गए थे वो पोल नॉर्थ था और इसका ये साउथ पोल था, तब भी तो ये अट्रैक्ट हो जाता, और ये केवल आयरन का ही था तब तो ये अट्रैक्ट होना ही होना था। इसका मतलब आकर्षण से तुम्हें पता नहीं चला, क्योंकि अट्रैक्शन से तो वो मैग्नेट हो भी सकता है और वो आयरन भी हो सकता है, निकिल भी हो सकता है, कोबाल्ट भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए आप इसे लेके गए और इसने इसको रिपल कर दिया। अगर ये रिपल कर दिया तो डेफिनेटली ये मैग्नेट है। अब ये आयरन नहीं हो सकता। इसका मतलब श्योर टेस्ट इसके मैग्नेटिज्म होने का किस चीज से हुआ? रिपल्सन से हुआ। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है ना? यानी प्रतिकर्षण से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई दिया गया जो पीस है वो मैग्नेट है या फिर आयरन है। क्लियर? देखिए इसके अलावा कुछ पॉइंट और है जो आपको समझने चाहिए। जैसे आप लेकर के चलते हैं कि सोलेनॉइड को आपने पढ़ा और सोलेनॉइड में आपने मैग्नेटिक फील्ड भी निकाला, सोलेनॉइड के पोल्स का डिटर्मिनेशन भी आपने किया। इसका मतलब जो सोलेनॉइड थी वो भी खुद एक मैग्नेट थी। सोलेनॉइड का मतलब आप समझ गए होंगे, करंट कैरिंग सोलेनॉइड की बात यहां की जा रही है। ठीक है ना? तो सोलेनॉइड में आपने पोल्स का डिटर्मिनेशन किया। वो हम बताते थे कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये सिचुएशन होगी, क्लॉकवाइज है तो ये सिचुएशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां क्या होता है कि एक ही लूप अगर हम ले और उसमें हम इधर के फेज से देखें और ये तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, तो उधर वाले फेज से देखने पर, दूसरी तरफ से जाने पर वो चीज हमें क्या दिखने लग जाती है? क्लॉकवाइज दिखने लग जाती है। और एंटी क्लॉकवाइज होने पर मान लो ये नॉर्थ पोल होता है तो पीछे की तरफ से फिर वो वाला पोल साउथ पोल होगा। तो ये जो लूप होती थी, ये जो सोलेनॉइड होती थी, ये खुद मैग्नेट होती थी। और वास्तव में इस सोलेनॉइड को भी अगर हम फ्री लटका देंगे तो वो भी नॉर्थ और साउथ में रुकेगी। इसका मतलब सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है? दो सोलेनॉइड लेकर के आए तो उनके पोल जो होंगे वो आपस में अगर समान प्रकार के होंगे तो रिपल करेंगे और विपरीत प्रकार के होंगे तो आकर्षित करेंगे। तो सोलेनॉइड और मैग्नेट, इसका मतलब मैग्नेट में हम एक सोलेनॉइड का नाम भी लिख सकते हैं। डिफरेंस क्या है भाई? मैग्नेट में तुमने नाम लिखा छड़ चुंबक, घुड़नाल चुंबक, आपने चुंबकीय सुई, ऐसे ही हम उसमें इसका नाम भी लिख सकते हैं सोलेनॉइड का, क्योंकि ये भी एक तरह से अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो वो भी चुंबक बन गई। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? अंतर बस इतना है कि ये वो परमानेंट मैग्नेट है। आपने एक मैग्नेट बना दी, वो परमानेंट मैग्नेट है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा एक लंबे समय तक। हालांकि वो एक अलग चीज होती है कि समय बीतता जाता है तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है? लेकिन ये टेम्परेरी मैग्नेट है। जितनी देर स्विच को ऑन करके बिजली भेजोगे, इसमें जितनी देर स्विच को ऑन करके करंट भेजोगे उतनी देर तो ये चुंबक का काम करेगा, और जैसे ही आप उसको हटा दोगे फिर ये चुंबक का काम नहीं करेगा। तो ये तो जब जरूरत पड़ती है तब इसका यूज करते हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के रूप में जब लिया जाता है तो इन्हीं चुंबकों का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही मैग्नेटिज्म क्या होता चला जाएगा? स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जैसे कि अभी अभी मैंने एक मैग्नेट को ब्रेक करके दिखाया था। ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। आप इसके छोटे छोटे पीस करते चले जा रहे हैं, छोटे छोटे पीस करते चले जा रहे हैं, और हर पीस एक मैग्नेट है, उसमें नॉर्थ साउथ है। ऐसे ही आप सोलेनॉइड के पीस करने का मतलब अब वो क्या बन गई? लूप बन गई। तो एक लूप भी क्या होती है? मैग्नेट होती है। तो उसको भी आप एक कंपैरिजन करके इस चीज से समझ सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमने चुंबकत्व को समझा, चुंबक को समझा। चुंबक दो तरह की है, प्राकृतिक और कृत्रिम, आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल में फिर हमने नाम समझे और फिर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। इसके साथ साथ एक चीज का और थोड़ा सा ध्यान रखना है। मान लीजिए ये कोई हमारी चुंबक है, इसमें दो तरह की लेंथ की बात हम करते हैं। जैसे ये चुंबक है, अब इस चुंबक में ये एक पोल
और ये दूसरा पोल। वास्तव में जो पोल होते हैं ना वो एकदम किनारे पे नहीं होते, बल्कि किनारे के थोड़ा अंदर की तरफ होता है। ऐसे ये वाला पोल भी किनारे के थोड़ा अंदर की तरफ होगा। अब इसका पता कैसे चलता है? मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर आप लोहे का बुरादा लें, आयरन पिल्स बोलते हैं उनको, लोहे का बुरादा लेकर के किसी चुंबक के ऊपर डालें आप, तो क्या देखेंगे कि चुंबक के जो किनारों वाली जगह होती है यहां पर वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, और बाकी चुंबक पे देखेंगे तो कंपैरेटिवली कम अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब जो पोल स्ट्रेंथ होती है, यानी जहां पे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है वहां पे हमारा पोल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो डेफिनेटली कहां होता है? एकदम किनारे पे न होकर के थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, और उसकी पोल स्ट्रेंथ को हम वहीं पर दिखाते हैं, ये पोल स्ट्रेंथ। अब चुंबक के बारे में जब लेंथ की बात आ जाए तो फिर इसकी दो तरह की लेंथ की बात करोगे। एक तो इसकी ज्यामितीय लंबाई, ज्योमेट्रिकल लेंथ। आपने क्या किया? स्केल लिया और यहां से लेके और यहां तक मेजर किया, और ये जो लेंथ निकल करके आई इसको आपने उसकी ज्यामितीय लंबाई मान लिया, मान लो L। ये उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ हो गई। आपने पैमाना लिया और चुंबक पे रखा और ऐसे करके नाप लिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि पोल जो होते हैं वो थोड़ा अंदर की तरफ लाई करते हैं, तो इन पोलों के बीच की लेंथ को निकालने की बात आ जाए, उसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। उसको चुंबक की चुंबकीय लंबाई बोलते हैं। तो ये वाली लंबाई तो हो गई आपकी ज्यामितीय लंबाई, और ये वाली जो लंबाई हो गई ये हो गई उसकी चुंबकीय लंबाई। इसका मतलब साफ दिख रहा है आपको कि भाई जो चुंबकीय लंबाई होगी वो ज्यामितीय लंबाई की थोड़ा सा कम होगी, उससे थोड़ी सी छोटी होगी। अब छोटी होती है तो वो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको निकालें तो ये जो लंबाई होती है ये 5/6 L के आसपास होती है। 5/6 L यानी ज्यामितीय लंबाई का 5/6 लगभग। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हम समझे। इसके बाद जिस तरीके से हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था विद्युत बल रेखाएं, वैसे ही अब हमें यहाँ पे पढ़ना है चुंबकीय बल रेखाएं। और विद्युत बल रेखा को ड्रॉ करने का जो तरीका था वो होता था टेस्ट चार्ज, उसको बोलते थे आप टेस्ट चार्ज। और यहां पर उसके लिए हम यूज करते हैं किसका? एक तरह से कंपास का, चुंबकीय सुई का। उसको हिंदी में कहते हैं दिक्सूचक, डायरेक्शन बताने वाली, क्योंकि वो खुद एक मैग्नेट है, और मैग्नेट तुम जानते हो वो हमेशा कहां रुकती है? नॉर्थ और साउथ में। इसलिए जो कंपास हम लेकर के आते हैं, एक्चुअल में कंपास की अपना जो मैग्नेटिज्म होता है वो निग्लिजिबल होता है। वही गैस चार्ज का था जिसको हम हिंदी में परीक्षण आवेश आप कहते थे, परीक्षण आवेश को आप Q नॉट कहते थे। और ये कहा जाता था कि Q नॉट इतना छोटा होता है कि इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ऐसे ही कंपास एक इतनी हल्की मैग्नेट है कि उसका अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन क्यों जरूरत पड़ती है उसकी? कि अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए हम कंपास लेकर के आते हैं। हालांकि इसमें डिस्कस चौथे चैप्टर के पहले ही टॉपिक में भी किया था मैंने कि भाई कैसे पता चलता है। अगर आप कंपास लाओगे और कंपास की सुई तुम्हें नॉर्थ और साउथ में दिख रही है, इसका मतलब यहाँ कोई और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, केवल ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन अगर इसकी सुई नॉर्थ और साउथ में न होकर के कहीं दूसरी डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली यहां पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है जो कि ये अब उसको प्रदर्शित कर रही है, उसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रही है। तो जब बात आ जाए चुंबकीय बल रेखाओं की, तो चुंबकीय बल रेखाएं हम कैसे ड्रॉ करेंगे? कंपास की हेल्प से हम चुंबकीय बल रेखाएं ड्रॉ करेंगे। चुंबकीय बल रेखा, मान लीजिए आपने एक मैग्नेट ले ली, नॉर्थ साउथ। अब चुंबकीय बल रेखा जब आप ड्रॉ करोगे तो आप कंपास लाओगे। हालांकि हमारे पास और भी कई तरीके हैं, आपको 10th लेवल के क्लास में आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिखाते थे कि भाई ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं ड्रॉ होती हैं। उसके लिए क्या करते थे? कागज लेते थे और कागज को मेज पर लगा लेते थे और वहीं अपनी चुंबक रख लेते थे।
और चुंबक को रखने के बाद लोहे का बुरादा लेकर के वो कागज पे पूरे पे बखेर देती थी, पूरे पे अच्छी तरह से बखेर करके, और फिर थोड़ा थोड़ा उसको ठोकते थे ऐसे करके उंगली से हल्का हल्का। तो कुछ देर बाद क्या दिखता था कि जो आयरन के जो पीसेस थे, जो बुरादा था, वो कुछ अलग तरह की शेप में आ जाता था। अलग तरह की शेप में आने का मतलब वो चुंबकीय बल रेखाओं की शेप में आ जाता है। हालांकि चुंबकीय बल रेखा ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ये हमने कल्पना कर ली है। लेकिन जब बात ड्रॉ करने की आएगी तो ड्रॉ कैसे करोगे? अब आपका ड्रॉ करने का वही तरीका होगा, आप एक कागज लेंगे, कागज पर अपनी एक छड़ चुंबक रख लोगे, छड़ चुंबक रख ली। अब उसके बाद कंपास लोगे, कंपास को आप लेके आओगे, कंपास ऐसी होती है ऐसे करती है। अब कंपास भी आजकल दो तरह की आती है, उसमें या तो देखो स्ट्रक्चर ऐसे बन रही होगी, ऐसे करके, ये बीच में वो होता है, ये घूमने के लिए फ्री होती है, उसमें घूम सकती है ऐसे करके, ठीक है ना, जिधर भी चाहे उधर घूम सकती है। और एक आजकल ऐसी भी आ रही है, उसमें एरो जैसा साइन बना होता है ऐसे करके। एरो जैसा साइन होगा तो ये एरो हेड जो होता है ये तो नॉर्थ होता है इसमें, और ये साउथ होता है। और अगर ऐसी वाली होगी तो उसमें एक किनारे की तरफ एक पॉइंट जैसा लगा होगा ऐसे करके। तो जिधर पॉइंट जैसा लगा होता है वो नॉर्थ होता है उसका, और दूसरा साउथ होता है, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप एक मैग्नेट दी जाएगी आपको और एक कंपास दे दी जाएगी। बाकी आपके पास अपना ज्योमेट्री बॉक्स होगा ही, पैमाने की जरूरत पड़ जाए पैमाना होगा, रूल की जरूरत पड़ जाए और जो भी जरूरत पड़े। अब आप क्या करोगे, इसके नॉर्थ पोल के पास कंपास को ला करके रख लोगे। जैसे रखेंगे वैसे तो कंपास की जो सुई थी वो नॉर्थ और साउथ में रुकती थी हमेशा, लेकिन चूंकि अब ये मैग्नेट आ गई है तो अब इसके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, इसलिए वो सुई कहीं ना कहीं दूसरी डायरेक्शन में होगी। तो जब आप देखेंगे तो मान लो वो सुई जो है ऐसे करती है, ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने यहाँ पे एक कच्ची पेंसिल से रूल से निशान बना देंगे। निशान बनाने के बाद अब इस कंपास को उठाएंगे और अब उठा करके इस निशान के ऊपर रख देंगे, सही है ना। वो जो निशान आया उसके ऊपर रख दिया। अब उसके ऊपर रख दिया तो फिर देखेंगे सुई को, फिर सुई ऐसे करके होगी तो फिर एक आगे निशान बना देंगे, फिर उठा करके थोड़ा सा आगे फिर रख देंगे, और ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। तो क्या देखेंगे कि नॉर्थ से शुरू किया था और एंड हुआ जाकर के कहीं ना कहीं साउथ पे। और ऐसा नहीं है कि एक ही बल रेखा जितना मन करे उतनी खींचो, पूरे पेज को भर दो। आप थोड़ा हटा के रख लो तो फिर दोबारा से ऐसे करके आ जाएगी दूसरी बल रेखा, इधर की तरफ रखोगे ऐसे करके आ जाएगी तीसरी बल रेखा। और इसी तरीके से आप क्या देखेंगे कि पूरा पेज आपका क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो ये जो बल रेखा होती है इनको कहते हैं चुंबकीय बल रेखा, और इनको आप ड्रॉ भी कर सकते हो इस तरीके से जैसे मैंने समझाया है। लेकिन ड्रॉ करने के भी दो तरीके होते हैं, वो मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा उसमें। लेकिन फिलहाल जो हमें समझनी है चीज वो बस इतनी है कि चुंबकीय बल रेखा क्या है, कि हमारी जो कंपास है, कंपास जिस पथ पर मूव कर रही है, भाई पथ पर ही तो मूव करना हो गया, कंपास की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को अगर हम ड्रॉ कर दें वही हमारी चुंबकीय बल रेखा है। अब चुंबकीय बल रेखा क्या है भाई, ये क्या बता रही है, ये इस चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। और चुंबकीय क्षेत्र में होती है दो चीजें, एक तो परिमाण तो है ही, चलो दिशा भी होती है। अब बात अगर दिशा की आएगी तो इस चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर जहां आप स्पर्श रेखा खींच दोगे, मान लो तुम यहां कहना चाहते हो तो यहां पे स्पर्श रेखा खींच दी, ये दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की। आपको इस जगह पे चाहिए तो यहां स्पर्श रेखा खींच दी, आपको इस जगह पे चाहिए तो यहां पे स्पर्श रेखा खींच दी। जहां भी आपको दिशा चाहिए, मान लीजिए चुंबकीय बल रेखा आपकी ये है, ये चुंबकीय बल रेखा है, सपोज कर लिया। अब आप कह रहे हैं कि यहां बताओ दिशा, तो यहां स्पर्श रेखा खींच दो। आप कह रहे हैं यहां बताओ दिशा, तो यहां स्पर्श रेखा खींच दो। आप कह रहे हैं यहां बताओ तो यहां स्पर्श रेखा खींच दो। यानी चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्लियर? तो हमें यह भी पता चल गया कि चुंबकीय बल रेखा ड्रॉ कैसे करेंगे, और उसकी डायरेक्शन के बारे में भी हमें पता चल गया। जो एक मेन पॉइंट है आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो मेन पॉइंट क्या है उसको और थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए आपने मैग्नेट ली, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो यहां से एक चुंबकीय बल रेखा निकालो और अंदर और एंकर करा दो। इसी से तुम्हें सारी चीज पता चलेगी इसके बारे में। और एरो के साइन लगा दो ऐसे करके, और इधर भी ये ऐसे। अब यहां से तीन चीजें पता चली आपको। पहली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, चुंबकीय बल रेखा हमेशा
बंद वक्र बनाती है, क्लोज्ड कर्व बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर यहां इंपॉर्टेंट नहीं रहता है तो इसका कंपैरिजन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से करेंगे तो वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर विद्युत बल रेखा कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, क्यों नहीं बनाती है, ये चीज तुमसे पूछ सकती है। तो आपने एक डिफरेंस समझा कि चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बनाती है, जहां से शुरू हुई घूम के वहीं आ जाती है, और विद्युत बल रेखा कभी बंद वक्र नहीं बनाती, चुंबकीय बल रेखा बनाती है। विद्युत बल रेखा में क्या था, विद्युत बल रेखा धन आवेश से शुरू होगी और माइनस आवेश पे जाकर के उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ गया कि बताइए विद्युत बल रेखा बंद वक्र नहीं बनाती क्यों, ये क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या जवाब दोगे इसका आंसर समझ लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उल्टा सोचो, जवाब देना है तो उल्टा कह के जवाब दीजिए। वो कहेगा तुमसे कि विद्युत बल रेखा बंद वक्र नहीं बनाती क्यों, तो तुम कहो माना बंद वक्र बनाती है। सही है, तो आप कहोगे माना बंद वक्र बनाती है, तो बंद वक्र बनाएगी तो क्या होगा, आप कहोगे धनावेश, मान लो ये धनावेश है तो धनावेश से शुरू होती है आप जानते हो, और ऋणावेश पे एंड हो जाता है। इसका मतलब धन से शुरू हुई और अगर बंद वक्र बनाएगी तो ऋणावेश भी यही होगा, तभी तो आकर के यहाँ पर एंड होगा उसका। इसका मतलब अगर विद्युत बल रेखा बंद वक्र बनाएगी तो धनावेश और ऋणावेश दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो धनावेश से वो शुरू होती है और ऋणावेश पे उसका एंड होता है। और अगर बंद वक्र बनना है इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, और धनावेश और ऋणावेश एक ही पॉइंट पे आ गए, दे आर न्यूट्रलाइज्ड टू ईच अदर, तो वो तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। बल रेखा तो दूर की बात है, आवेश ही नहीं बची हमारे, फिर बल रेखा कहां से आएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ अगर बंद वक्र बनाया उसने तब तो धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर आएंगे जो कि एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः ये संभव नहीं है। अतः आप कह दोगे ये बंद वक्र नहीं बनाती। बात समझ में आ गई कि नहीं। जबकि चुंबकीय बल रेखा में ऐसा नहीं है, चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बनाती है। अब यहां से देखिए डायरेक्शन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी चुंबक के अंदर डायरेक्शन पूछते हैं, कभी कभी चुंबक के बाहर डायरेक्शन पूछते हैं, और अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। कुछ मत याद रखो, बस इतना याद रखो कि नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में एंटर करती है, अपने आप जवाब दे दोगे। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। बस बात खत्म, रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक चुंबक बनाएंगे, एक बल रेखा ड्रॉ कर लेंगे। अब बाहर की पूछे तो बाहर का बता दोगे, अंदर की पूछे तो अंदर का बता दोगे। बात क्लियर। तो इस तरीके से आप उसकी दिशा के बारे में बता सकते हो। चलिए खैर, अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों की बात करते हैं। चुंबकीय बल रेखा हो गई, अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों की बात करते हैं। तो ये भी चुंबकीय बल रेखाओं का खैर गुण ही था ये। पहली बात, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये पॉइंट विद्युत बल रेखा में भी था, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर पूछ लेता है बताइए चुंबकीय बल रेखा, या फिर वहां पे कह रहे हैं तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है क्यों। मैंने अभी बताया था आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे उल्टा जवाब दो। मानो काटती है तो आप कहोगे साहब मान लीजिए वो तो काट रही है, तो किसी पॉइंट पे काट रही है तो क्या होगा। अब ये जो कटान बिंदु आएगा, एक स्पर्श रेखा तो इधर आएगी और एक स्पर्श रेखा इधर आएगी। इसका मतलब कटान बिंदु पर दो दिशा हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की, और एक ही बिंदु पर कभी भी दो दिशाएं नहीं हो सकती। इसका मतलब ये आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो ये आप बता सकते हैं। अगर किसी जगह पे चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास हैं, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं, या वहां पे देखें तो विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, इसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग है। आप जानते हो अच्छी तरह से, अगर चुंबकीय बल रेखा पास पास तो चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग, और अगर दूर दूर तो चुंबकीय क्षेत्र वीक, कमजोर। दूसरी बात, लॉन्गिट्यूडनली, लंबाई के अनुदेश। तो आप ये ऐसे करके देख रहे हो चुंबकीय बल रेखाओं को, और दूसरी पूछोगे तो ऐसे करके, तीसरी पूछेंगे तो ऐसे करके। तो इनका नेचर लंबाई के अनुदेश, लंबाई इसको कहते हैं, ये लंबाई है ऐसे करके। तो लंबाई के अनुदेश ये क्या हो रही है, थोड़ी सी सिकुड़ रही है। इनके अंदर जो कर्व आ रहा है ना, टेढ़ापन आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, सिकुड़ने की वजह से।
भाई विद्युत बल रेखा हो वहां पर और यहाँ चुंबकीय बल रेखा, वहां भी विद्युत बल रेखा भी सिकुड़ती थी। आप ऐसे खींचते थे डायपोल की वजह से प्लस क्यू और माइनस क्यू, वहां भी आपने ऐसे ही दिखाया था, ध्यान हो। तो यहां भी बल रेखाएं एक दूसरे की क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। उनका नेचर है सिकुड़ने का, किसके अनुदिश, लंबाई के अनुदिश। तो लंबाई के अनुदिश इनका जो सिकुड़ने का नेचर है ना, सिकुड़ने का मतलब है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब बल रेखाओं का जो सिकुड़ने का नेचर होता है वो ये बताता है कि विपरीत आवेशों के बीच या फिर विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल काम कर रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और लेटरली एक दूसरे पे एक प्रेशर डालती है। जैसे आप वहां पे लेटरली अगर दो प्लस प्लस आवेश लेते थे तो बल रेखा ऐसे करके चली जाती थी इसकी, ये ऐसे करके, ये ऐसे उधर नहीं जाती थी, ये इधर चली गई, ऐसे करके दूर चली गई, ये दूर चली गई। तो लेटरली एक दूसरे को दूर भगाती थी। अगर ऐसे दूर भगा रही है, इसका मतलब समान प्रकार के जो पोल हैं या समान प्रकार के जो आवेश हैं उनके बीच प्रतिकर्षण का बल काम कर रहा है। ठीक है? और अगर कहीं तुम्हें ऐसे लग जाए कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और बराबर दूरी पर हैं, इसका मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में चले जाएं तो विद्युत क्षेत्र एक समान है, यूनिफॉर्म है। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म है, एक समान है। भाई जरूरत पड़ जाती है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तो तुरंत हम इस तरह की लाइनें खींच करके उसको प्रदर्शित किया करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, पहला जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि चुंबकत्व को समझें, चुंबक को समझें, चुंबक कितने तरह की है उसको समझें, फिर चुंबक के गुणों की बात करें, चुंबकीय बल रेखा को समझें, चुंबकीय बल रेखा में फिर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा किधर होती है, यानी उस पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो उसकी दिशा होती है। और वैसे दिशा देखें तो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। और फिर चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, और गुणों में दो ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बंद वक्र बताने वाला और एक वो जो काटने वाला है कि एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती है वो वाला। इस तरीके से इतना टॉपिक हमारा कंप्लीट।